नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको इस हफ्ते की कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में बम ब्लास्ट की घटना घटी। लुधियाना जिला अदालत में दोपहर करीब 12:30 बजे हुए बम ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बम ब्लास्ट की इस घटना के बाद चंडीगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सेक्टर 43 से जिला अस्पताल में भी हाई अलर्ट घोषित करने के साथ ही सुरक्षा के इंतजाम को और पुख्ता करने के आदेश जारी कर दिए गए। उधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने घटना का संज्ञान लेकर सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक बुलाई। इससे पहले दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में भी बम ब्लास्ट हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अदालतों की सुरक्षा का संज्ञान लेकर दिशा निर्देश जारी कर चुका है। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। एक बार फिर अदालतों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। पंजाब में लुधियाना के कोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाके की आवाज सुनकर लोग सकते में आ गए थे। वहां हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धमाका कैसे हुआ। ताजा जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कुछ देर में लुधियाना के लिए रवाना होंगे। उन्होंने इसे साजिश करार दिया है। जांच के लिए एनआईए एनएसजी की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। गुरुवार को ही दुष्कर्म मामले में विधायक सिमरजीत सिंह बैंस सहित अन्य की पेशी भी थी। ब्लास्ट परिसर के दूसरे फ्लोर पर रिकॉर्ड रूम में हुआ। धमाका किस चीज का था ये अभी साफ नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक ये ब्लास्ट लुधियाना कोर्ट की कॉपी ब्रांच में हुआ। फिलहाल कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही थी, इसीलिए कोर्ट में ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि यहाँ ब्लास्ट हुआ, वहाँ खिड़कियाँ भी उखड़ गईं। कोर्ट परिसर की दीवारें तक हिल गईं। बताया जा रहा है कि जहाँ पर ये धमाका हुआ वहीं जज साहिबान का कोर्ट रूम भी है। बिल्डिंग के बाथरूम में ये बम प्लांट किया गया था। गनीमत ये रही कि कोर्ट में भीड़ कम थी, क्योंकि कोर्ट में वकीलों की हड़ताल थी। धमाके के बाद कोर्ट परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 12:22 ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੈਪ ਕੋਟ और 2 लेडीज ने। पुलिस को शक है कि आईईडी ब्लास्ट हो सकता है। शुरुआती दौर पर ये कहा जा रहा है कि धमाके में जिस शव के चीथड़े उड़े वह ही संदिग्ध हो सकता है। शक है कि वॉशरूम में जब बम को असेंबल करने की कोशिश हुई होगी तभी वह फट गया होगा। आगे की जांच फोरेंसिक की टीम करेगी। लुधियाना में धमाके के बाद पूरे पंजाब में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। धार्मिक स्थलों को लेकर पहले ही सुरक्षा का हाई अलर्ट जारी है। अब सार्वजनिक जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट के बाद एनआईए और एनएसजी को वहां जांच के लिए भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की 2 टीमें लुधियाना जा रही हैं, वहीं एनएसजी की एक टीम लुधियाना जाएगी। नेशनल बम डेटा सेंटर की टीम भी लुधियाना भेजी जा रही है। जिला अदालत में हुए बम ब्लास्ट के बाद चंडीगढ़ जिला अदालत में भी पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और यहां पर आने जाने वाले हर व्यक्ति की गहनता से चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही कोर्ट परिसर में एंट्री करने के लिए जो 2 मुख्य द्वार हैं, उन पर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बिहार जज हमला मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में ये तय हुआ कि पटना उच्च न्यायालय ये सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश के मुद्दे पर प्रस्तुतियां सुनेगा कि न्यायपालिका बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम है।
न्याय मित्र मृगंक मौली सुनवाई की अगली तारीख पर इस संबंध में अपना पक्ष रखेंगे। पिछले महीने झंझारपुर में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार के कक्ष में 2 पुलिस कर्मियों के जबरन प्रवेश करने के बाद शुरू किए गए एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ को इसकी सूचना दी गई थी। इसी महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा सीलबंद लिफाफे में एक और रिपोर्ट दाखिल की गई थी। महाधिवक्ता ललित किशोर ने प्रस्तुत किया कि जांच पर एक और स्थिति रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और अदालत को आश्वासन दिया कि बाहरी स्रोतों से किसी भी हस्तक्षेप की अनुमति के बिना जांच सही तरीके से की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2022 को होगी। सुनवाई की आखिरी तारीख को कोर्ट को बताया गया कि मामले की जांच आपराधिक जांच विभाग सीआईडी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इससे पहले बिहार के डीजीपी ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 18 नवंबर को मामले की कार्रवाई की शुरुआत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरी करने के आदेश को तभी पलटा जा सकता है जब ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण न केवल गलत हो बल्कि अनुचित और विकृत भी हो। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया था और जिससे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सबूतों की ठीक से जांच की जाती तो उस मामले में फैसला उलट दिया जाता। हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को पलटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से व्याख्या की है। कोर्ट ने कहा कि बरी करने की अनुमति तभी दी जा सकती है जब ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण न केवल गलत हो बल्कि अनुचित और विकृत भी हो। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील में टिप्पणी की जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने के फैसले को उलट दिया गया था और अपीलकर्ता का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया विचार एक संभावित दृष्टिकोण था जो न तो विकृत और न ही अनुचित था और वर्तमान मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में हाईकोर्ट द्वारा इसे उलटना या हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था। अपीलकर्ता एक लोक सेवक था जिससे हाईकोर्ट द्वारा 1 वर्ष की अवधि के कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा दी गई थी। उसे आपराधिक कदाचार, रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। परिवादी को अपीलकर्ता को समान भुगतान करने के लिए कहा गया था। पैसा सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने जब्ती सूची तैयार की और छापे के बाद मेमो तैयार किया गया। अपीलकर्ता ने अपनी अपील में तर्क दिया कि हाईकोर्ट को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों को नोट करने के अलावा इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि सीबीआई के एक गवाह यानी जांच अधिकारी सीबीआई को छोड़कर किसी अन्य गवाह की वर्तमान मामले में जांच की गई थी, भले ही अन्य सीबीआई द्वारा कई औपचारिकताएं पूरी की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने अपने फैसले में संबंधित गवाहों का परीक्षण न होने को बरी करने के कारकों में से एक माना। बेंच ने कहा कि अगर लोक अभियोजन इस बात से संबंधित है कि कुछ गवाह अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें अदालत के समक्ष उस गवाह को पेश नहीं करने की स्वतंत्रता है। रिकॉर्ड पर सभी सबूतों को देखने के बाद हाईकोर्ट का विचार था कि ट्रायल कोर्ट बिना किसी आधार के निष्कर्ष पर पहुंचा और मुख्य रूप से शंका और अनुमान से प्रेरित था। अगर सबूतों की ठीक से जांच की जाती तो उस मामले में फैसला उलट दिया जाता। इसके बाद न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया। ब्यूरो रिपोर्ट। मंदसौर गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में दोषी को फांसी की सजा पर रोक लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने आरोपी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने और उसके लिए एक मूल्यांकन टीम के गठन का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदसौर बच्ची रेप के मामले में अहम निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मंदसौर में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी को दी गई मौत की सजा पर रोक लगा दी है। इस मामले पर आगे विचार किया जाएगा। पीठ ने आरोपी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने और उसके लिए एक मूल्यांकन टीम के गठन का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई मौत की सजा की पुष्टि करने वाले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका में निर्देश जारी किया है। मामला 2018 में मंदसौर में 7 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के प्रयास से जुड़ा है, जिसके लिए ट्रायल कोर्ट ने 2 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376 यानी कि 12 साल से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार के तहत दी गई मौत की सजा की पुष्टि की थी। ये देखते हुए कि 7 साल की बच्ची के साथ आरोपियों द्वारा हिंसक सामूहिक बलात्कार किया गया और जानलेवा चोटें भी दी गई। बेंच ने मध्य प्रदेश राज्य को निर्देश दिया है कि वो याचिकाकर्ता से संबंधित प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट जल्द से जल्द और अधिमानतः 1 मार्च 2022 तक कोर्ट के सामने रखे। पीठ ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा जेल में रहते हुए किए गए कार्यों की प्रकृति के बारे में जेल प्रशासन की रिपोर्ट 1 मार्च 2022 तक अदालत के समक्ष रखी जाए। ये देखते हुए कि न्याय के हित में अदालत याचिकाकर्ताओं का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन प्राप्त करती है, बेंच ने इस मामले में निदेशक मानसिक देखभाल अस्पताल जिला इंदौर एमपी को आरोपी अपीलकर्ता के मन चिकित्सीय मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त टीम का गठन करने का निर्देश दिया है। बेंच ने जेल अधिकारियों से कहा है कि वो सभी तरह से याचिकाकर्ताओं की पहुंच और उचित मूल्यांकन की सुविधा के लिए विशेषज्ञों की टीम के साथ सहयोग करें। पीठ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से निर्देश प्राप्त करने के बाद मामले को 22 मार्च 2022 को उपयुक्त न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ये माना था कि आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों पर विचार करते हुए पीड़िता के अधिकारों को पीछे नहीं रखा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करे। दरअसल याचिकाकर्ता ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री के फोटो का विरोध किया था। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री जनादेश से चुनकर आते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर तुच्छ अर्जी दाखिल करने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि देश के नागरिक अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिका तुच्छ और राजनीति से प्रेरित है और याचिकाकर्ता पर 1 लाख का भारी जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन ने अपने फैसले में भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय के सम्मान के महत्व पर जोर दिया। भले ही पद धारण करने वाले व्यक्ति की राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो, 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाकर याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन ने टिप्पणी की, लोग उनमें से योग्य व्यक्तियों को चुनते हैं और उन्हें संसद में भेजते हैं और बहुमत दल अपने नेता का चयन करता है और वो नेता 5 साल तक हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अगले आम चुनाव तक वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इसलिए मेरे अनुसार भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करना नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक निश्चित रूप से वो सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री के राजनीतिक रुख पर भी अलग राय रख सकते हैं। न्यायालय एक वरिष्ठ नागरिक और एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुना रहा था, जो कि प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले अपने टीकाकरण प्रमाण पत्र का विरोध कर रहा था। याचिका में कहा गया कि किसी व्यक्ति के निजी प्रमाण पत्र में पीएम की तस्वीर को शामिल करने से कोई सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में संसदीय लोकतंत्र के पहलुओं और राजनीतिक विरोधियों का सम्मान करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया। इस संबंध में न्यायालय ने 2 उदाहरणों पर प्रकाश डाला। एक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कम्युनिस्ट नेता AK गोपालन और दूसरा तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी।
याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख किया और कोर्ट से घोषणा की मांग की कि उसके कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि टीकाकरण प्रमाण पत्र में प्रधानमंत्री की तस्वीर उसकी निजता में दखल है। इस पर कोर्ट ने जवाब दिया, वो लोगों के जनादेश के कारण सत्ता में आए हैं। दुनिया भर में भारतीय लोकतंत्र की तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि उन्हें जनादेश मिला है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारत लगभग 2 वर्षों से कोविड संकट से जूझ रहा है और लगभग 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सामूहिक टीकाकरण ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने नलसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए वो, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने भावी अधिवक्ताओं और कानून के स्नातकों को अपने करियर का उदाहरण देते हुए मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि करियर की शुरुआत में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, बल्कि ट्रायल कोर्ट या निचली अदालतों में काम करके जमीनी स्तर के अनुभव अर्जित करने चाहिए। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के दीक्षांत समारोह में कहा कि कानून के छात्रों को ऊंची अदालतों में जाने से पहले ट्रायल स्तर पर अनुभव प्राप्त करना चाहिए। सीजीआई रमन्ना ने कहा कि उन्होंने नेशनल लॉ स्कूलों से स्नातक होने वाले छात्रों में ट्रायल कोर्ट की पूरी तरह अनदेखी करके केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का मोह देखा है। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में सफल होने के लिए एक अलग स्किल सेट की जरूरत होती है, जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलेक्चुअल इनपुट की आवश्यकता होती है। निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या ज्यादा होने के कारण विशेषज्ञ वकीलों की मांग और आवश्यकता दोनों है। I find that very few students who graduate from national law schools are interested in joining litigation or taking up public causes, let alone practice at the district level. Further, it seems there is a fascination to only practice before Supreme Court and High Court while completely ignoring the importance of the trial courts. To succeed at trial advocacy, one requires a separate skill test set wherein the requirement of presence of mind and intellectual inputs is immense. सीजीआई ने बताया कि उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत किराएदारी मामले में एक तहसीलदार के सामने पेश होने के साथ की थी। तब से वो कर अधिकारों, स्टाम्प रजिस्ट्रार, मजिस्ट्रेट कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट आदि के सामने पेश हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी एक न्यायिक आयुक्त के रूप में अपना पहला काम याद है। मुझे उस असाइनमेंट के लिए 100 रुपए का भुगतान किया गया था। मुझे कहना होगा कि उन प्रयासों से मैंने जो अनुभव प्राप्त किया, उसने व्यवस्था और लोगों की मेरी समझ को आकार दिया। उन्होंने कहा कि कोई विश्वविद्यालय आपको ये नहीं सिखा सकता। आपको ये समझना चाहिए कि प्रत्येक अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। My personal journey started with my appearance before a Tahsildar in a tenancy matter. Ever since then, I have appeared before tax authorities, stamp registrars, magistrate court, municipal court, etc., etc. I still remember my first assignment as a judge appointed commissioner. I was paid a princely sum of ₹100 for the assignment as a commissioner. I must say, the experiences I gathered from these endeavors shaped my understanding of the system and the people. सीजीआई ने व्यवहारिक पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता के बारे में भी बताया ताकि छात्र कानूनी समस्याओं को केवल सैद्धांतिक रूप से ना समझें। सीजीआई ने छात्रों को याद दिलाया कि कानून की प्रैक्टिस सबसे अधिक मांग वाले व्यवसायों में से एक है। कठिनाइयों में टिके रहने के लिए किसी को असाधारण इच्छा शक्ति, जुनून और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। सीजीआई ने सार्वजनिक बहसों में शामिल होने और जनहित के मुद्दे पर काम करने के महत्व के बारे में भी बताया। The courtrooms are nothing like ones you see in a movie or a moot court hall. It will be cramped, dingy, and the judge may not even have a fan. You might feel like an alien in the system. I know it is not easy, but I want all of you, to remember that determination and persistence are the two mantras for success. The world may try to throw various challenges at you, but you are equipped to fight the hardest of battles.
उन्होंने नशे के शिकार होने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता व्यक्त की और छात्रों को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। और चलिए इसी के साथ कोट्स दिस वीक में इतना ही। नमस्कार।